उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, न देश बनाने चली। वृद्धाश्रम के गेट पर लिखा हुआ एक अप्रतिम सुविचार, नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलना जरा, कभी कड़ी धूप में तुमने इनसे ही पनाह मांगी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना आसमां, आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। बुजुर्ग व्यक्तियों की संख्या 1951 में 1.98 करोड़ से बढ़कर 2001 में 7.6 करोड़ और 2011 में 10.38 करोड़ हो गई। अनुमानों से संकेत मिलता है कि भारत में 60+ की संख्या 2026 में 17.3 करोड़ हो जाएगी। समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली के धीरे धीरे विलुप्त होने के कारण माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 अस्तित्व में आया। अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर इसे और अधिक समकालीन और प्रभावी बनाने के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण संशोधन बिल 2019 में लोकसभा में पेश किया गया, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों जिन्हें शारीरिक या मानसिक हानि के कारण दैनिक जीवन की गतिविधियों के दौरान कठिनाई होती है, उनके लिए होम केयर सेवाएं शामिल हैं। साथ ही विधेयक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नोडल अधिकारी का प्रावधान भी है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में और प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष पुलिस इकाई की भी बात कही गई है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने एकीकृत योजना को लागू किया है, जिसमें अटल व्यो अभ्युदय योजना के अंतर्गत एनजीओ, स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है, ताकि वरिष्ठ नागरिक गृहों और वृद्धाश्रमों का संचालन, रखरखाव और निरंतर देखभाल की जा सके। अगस्त 2022 के आंकड़ों के आधार पर वर्तमान में आईपीएसआरसी के तहत 502 वरिष्ठ नागरिक गृहों को सहायता दी जाती रही है। आज अपना आसमां में इसी विषय पर बात सिर्फ घर के बाहर की नहीं, घर के अंदर भी, जहां कई कुछ बातें मन में रह जाती हैं, जिन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। किसी भोर में जब नजर नहीं आता अपनापन, वहीं शुरू होता है सांझ का सूनापन। बुजुर्गों के दिल में दबकर रह जाते हैं कई किस्से। इस जमाने के अकेलेपन में आखिर कहें भी तो किस्से। जी हां, सांझ का सूनापन। आज इसी विषय पर होगी बात। जानेंगे विचार, जानेंगे बहुत कुछ जो आज उनके दिल में है। चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे आज के मेहमानों का, मेरा नाम मेरी पहचान के साथ। अपना आसमान में मैं अनामिका दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती तो अंग्रेजी हूँ, मगर हिंदी में कहानियाँ और कविताएं लिखती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी मैम। अपना आसमां में मैं डॉक्टर मनीषा सिंह, मैं एक सीनियर सिटीज़न होम चलाती हूँ और सीनियर सिटीज़न के साथ ही काम करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत। जी मैम। अपना आसमान में हमारा नाम नीलम मोहन। हम शुरू से पैदाइशी डिज़ाइनर रहे हैं और एक वृद्धाश्रम चलाते हैं और एक बिजनेस चलाते हैं, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट की। बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उन्हें माँ कहना चाहूँगी क्योंकि बहुत सी माएँ आज मौजूद हैं। नारी शक्ति तो वो है, लेकिन हाँ, उन सब में एक माँ है। आज उन सभी माँओं का हम स्वागत करेंगे अपने स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ टीवी सेट के उस पार जो हमारे साथ हर बार सही समय पे जुड़ती हैं, हमारी बहनें, महिलाएं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसी ने बहुत खूब बात कही है, बुजुर्गों का आशीर्वाद जाया कहाँ होता है,
ठंडक वहां भी होती है जहां सूखे पेड़ का साया होता है। जी हाँ, पेड़ चाहे सूख जाए, साया उसका हर वक्त साथ होता है। लेकिन ये समझने की बात होती है, बहुत जरूरी है ये समझना कि हमारे माँ और हमारे पिताजी हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। एक माँ जो हमारी पूरी दुनिया होती है, वो दुनिया हमसे जुदा क्यों हो जाती है अगर वो उम्र दराज हो जाती है? ये हम कभी सोचने पर मजबूर क्यों नहीं होते? शायद ये सोच हम सबके जहन में कभी आती ही नहीं कि वो भोर जिसने हमारी जिंदगी बनाई थी, वो जब सांझ हो गई तो वो सूनी हो गई, उसमें खुशियां ही नहीं रही, या शायद उन खुशियों से हमने उसे महरूम कर दिया। आज एक कदम बढ़ाएंगे उस सांझ की ओर, आज उस सूनेपन की दुनिया को खत्म करेंगे। लेकिन शुरुआत हम और आपको ही करनी होगी, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि समाज बदलता नहीं, लेकिन समाज को बदलने वाला कौन है? हम और आप। तो कदम आज हमें ही बढ़ाना होगा उस सांझ की ओर, ताकि खत्म हो ये सूनापन। अनामिका जी, आपसे शुरुआत करूंगी। एक कवि हृदय महिला बच्चों को पढ़ाती है, कहते हैं कि हमारी जो पहली गुरु होती है वो हमारी माँ होती है। बिल्कुल। लेकिन हम उस गुरु को भूल जाते हैं एक उम्र के बाद। उसके बाद हमारी टीचर्स, हमारे शिक्षक हमें उस सही राह पर ले जाते हैं, एक मार्गदर्शन करते हैं, हमारा सही राह दिखाते हैं। लेकिन समाज बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, या यूं कहिए कई ऐसे युवा वर्ग के आज लोग आगे आ रहे हैं जो ये भूलते जा रहे हैं कि आज जो कभी जॉइंट फैमिलीज का सिस्टम होता था वो कितना अच्छा था, हमारे माता पिता का जब साया हमारे साथ होता था तो कितना अच्छा था। आज हम लोग इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि हम इसके आगे अपने माता पिता को भी नहीं देखना चाहते। इस बदलती दुनिया को आप कैसे देखती हैं? सांझ के सूनेपन की बात आपने कही, उसी में एक दिया जलता है। आपने महादेवी वर्मा की वो कविता पढ़ी होगी, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। वो संधि प्रकाश राग में एक खास तरह का विषाद होता है, लेकिन एक उन्नयन भी होता है। दिए की लौ ऊंचे ही उठती है। अकेलापन खुद एक दिया है। बुद्ध कहते थे अप्पदीपो भवा। अकेलापन वरदान भी है। जो इच्छाएं आपकी अब तक निलंबित रहीं वो आप पूरी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा। जीवन बीमा एक अलग चीज है, लेकिन सपनों का बीमा भी होता है। अगर आप सपने, एक स्त्री अपने सारे सपने किदरकिनार करती रहती है और जब बुढ़ापा आता है तो उसे चाहिए कि वो सारे सपने संघ शक्ति के साथ पूरा करे। क्या बात है। और संघ शक्ति जो अपने जैसा है, जो हमसे भी दुखी है, अपना दुख दूर करना अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन दुख है तो दुख का निवारण भी है। और कभी अपने से भी जो ज्यादा अकेला है उसका अकेलापन मिटाने से, उसका दुख दूर करने से स्वयमेव अपना दुख दूर हो जाता है। मुझे लगता है जीवन का ये सूत्र है। और बेटों की माएँ ज्यादा अकेली हैं बेटियों की माँ से। बेटियां जहाँ भी होती हैं वो संवाद कायम करती हैं, और बेटों को भी हम उन्हीं मूल्यों के साथ अगर पालें कि जो भी इमोशनली लिटरेट जिसको कहते हैं, कि हमेशा सिर्फ कामकाजी बात नहीं करनी है। दिल में जो आया, सूरदास की पंक्ति है, जो ही सोई कछु गावे, जो सो कुछ बतियाने का जो एक कला है नैसर्गिक हमारे जनजीवन में, अगर हम अब उससे अपने बच्चों को भी पालें और बेटियों को भी पालें, ये नहीं कि सिर्फ कामकाजी टू द पॉइंट बातें, तब उन्हें गप करने की कला उनमें विकसित हो जाएगी। फिर वो कहीं भी होंगे, जैसे मैं देखती हूँ कभी कभी विज्ञापन जो होते हैं उसमें भी काव्यत्व रहता है। मैं एक एयरटेल या किसी चीज का विज्ञापन है जिसमें बच्चा कहीं भी हो माँ को फोन करके बता रहा है और उसको किसी मंदिर की घंटी सुना रहा है। तो कम्युनिकेशन के लिए क्वालिटी टाइम जरूरी है, क्वांटिटी टाइम नहीं। और हमेशा सोचा सिद्ध किया हुआ एजेंडा नहीं, कुछ भी कम्युनिकेट कर देना, ये एक स्किल है जो माँ और टीचर दोनों मिलके कर सकते हैं डेवलप। और मुझे लगता है कि इस ओरिएंटेशन के साथ जो बच्चे बड़े होंगे ना, उनके कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा रिश्तों में। और जो भी माँ है उसमें आप जानती हैं किसी न किसी तरह से हर व्यक्ति विशिष्ट होता है। बुद्धत्व के बीच सब में है, कवित्व के बीच सब में है, किसी न किसी तरह से हर इंसान विशिष्ट है।
तो बच्चों को ये चाहिए कि मेरी माँ ने आज तक अपनी जितनी इच्छाएं विलंबित रखी या पिता ने, वो अब आया है वो समय कि उनको एक प्ले फील्ड देना है। तो उसके लिए उनको साधन जुटाने होंगे। या इस तरह की जो हमारी बहनें हैं जो अपने साधनों का विनियोग उनके लिए कर रहे हैं, एक बड़ा सा संयुक्त परिवार हम क्यों नहीं बनाएं। मुझे तो लगता है कि वृद्धाश्रमों का परिसर और जिनको कहते हैं अनाथालयों का परिसर एक होना चाहिए। अडॉप्ट के जो भी अकेले हो गए, वो बच्चे अकेले हैं, ये वृद्ध अकेले, ये मिलके अगर कहानियों किस्सों का एक स्कूल चलाएं और उसके बाद जिसके भीतर जो भी अब तक दबा हुआ है, जो दरकिनार रहा है, वो अगर साथ में मिलके अपना बॉटल्ड अप पोटेंशियल, जो अपनी छुपी हुई संभावनाएं हैं, उसको उसके मुकलन के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़े, क्या बात तो है, कितना अच्छा, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो डॉक्टर मनीषा हमारे साथ हैं, आप एक वृद्धाश्रम चलाती हैं। एक किस्सा मैंने सुना था कि एक रोती हुई माँ सड़क पर किसी को मिलती है और कोई उससे पूछता है कि कहाँ जा रही हो। वो अपने आंसू रोक नहीं पाती, उसके आंसू रुकते ही नहीं। वो कहती है 5 बार भ्रूण हत्या कराई थी एक बेटे के लिए। आज उसी बेटे ने मुझे उसी घर से निकाल दिया और मैं उस घर की तलाश करने जा रही हूँ जो मेरा हो, क्योंकि पिता ने कहा था कि ये तेरा घर नहीं, तेरा घर वो होगा जहाँ तू ब्याह कर जाएगी। जब वो ब्याह कर गई तो हमेशा से वो ये बताया गया उसे कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तो वो था जिस घर से तुम आई थी। लेकिन आज जब मेरा बेटा था तो उसने भी इस घर को पराया बता दिया और कह दिया कि यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं। जब आपके दहलीज पर महिलाएं आती हैं तो क्या उनकी कहानियाँ होती हैं और कैसे आप उनसे डील करते हो, कैसे आप उन्हें समझाते हो? ये जब मेरे पास वो महिलाएं आती हैं या बुज़ुर्ग आते हैं तो मैं ये कहूँगी कि वो बहुत इमोशनल टाइम होता है, जिसमें शायद कई बार हम अपने आंसुओं को भी रोक नहीं पाते। ऐसी कहानियाँ होती हैं उनके पीछे छुपी हुई कि शायद वो कभी किसी ने सुनी नहीं और उन्होंने किसी को बताई नहीं। वो समय ऐसा नहीं है कि जैसे मैम ने कहा, आपने कहा कि बेटा ही बेटियों को छोड़ता है। जब मैंने ये बीड़ा उठाया कि मैं सीनियर सिटीजन होम चलाऊंगी तो बहुत सारी बेटियों की माएँ भी मेरे पास अकेली हैं। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों। सांझ का सूनापन, शायद वो सूनापन ही है जिसकी वजह से वो आज ओल्ड एज होम खुलते जा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है और बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं हैं। कुछ ना कुछ तो उनके दिल में पहले से चलता है और कहीं ना कहीं हमारे समाज में सीनियर सिटीजन्स को ये शिक्षा देने की ज़रूरत है कि उनको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। ये सिर्फ तभी होता है जब अपने जीते जी पुत्र मोह में या अपने बच्चों के प्यार में माँ बाप अपना सब कुछ दे बैठते हैं। हमें अपने जीते जी अपने हाथ बहुत मजबूत रखने चाहिए, ये मेरा सोचना है। और बहुत ज़रूरत है हमारे सभी सीनियर सिटीज़न को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना, उनको ये बताना कि बच्चे हमारे लिए सब कुछ है, हमने सब कुछ किया, लेकिन जब हम बच्चों के लिए खड़े हुए थे आज बच्चे हमारे लिए नहीं खड़े हैं। आज बच्चे हमें ये बता रहे हैं कि मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, लेकिन वो भी तो कभी किसी का बेटा था। बिल्कुल, वो माँ भी तो अपने माँ बाप को छोड़ के तुम्हारे घर में आई थी तुम्हारे पिता के साथ। आज अगर आपकी पत्नी अपने माता पिता का घर छोड़ के आई है और एक पति अपनी पत्नी को सपोर्ट कर रहा है, तो तुम्हारी माँ भी अपने माँ बाप का घर छोड़ के आपके पास आई थी। तो शायद वो जब समय आता है वो बच्चे वो सब सिचुएशंस भूल जाते हैं, उन हालातों को भूल जाते हैं कि किस हालात में रहकर उस माँ ने उन बच्चों को पाला है, कैसे बड़ा किया है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है, एक बेटा है विदेश चला गया या पत्नी नहीं चाहती कि माँ साथ में रहे, सिर्फ वो इस वजह से अपनी माँ को रात भर एक होटल में रख के या किसी गुरुद्वारे में सुला के वो हमारे पास छोड़ने आ रहा है। और वो सिचुएशन जब माँ भी रो रही है और बेटा भी रो रहा है और बेटा अपने हालात का ही दुहाई दे रहा है कि मेरे हालात नहीं है, मेरी पत्नी नहीं चाहती कि मैं इनको रखूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। तो वो सिचुएशन हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है, वो एक्सेप्ट करना, उन लोगों को
फिर उस चीज़ से निकालना, क्योंकि महीनों लग जाते हैं उन लोगों को उस सिचुएशन को समझाना और उन हालातों को एक्सेप्ट करने में, उन हालातों की जो सिचुएशंस उनके साथ आई, जो हालात उनके साथ रहे, जैसे वो अपने बच्चों के घर में रहकर अब्यूज़ उनके साथ हुआ और जो उन्होंने सहा, जब हम उनकी कहानियाँ सुनते हैं तो बहुत दर्दनाक होती है। बिल्कुल, एक घर में सब काम कर रहे थे, सब अपने अपने काम में लगे थे। गेट खटका कि सभी की नजरें गेट पर थम गई। सब भागती हुई बाहर आई, मेरा बच्चा आया है, मेरा बेटा आया है, मेरी बेटी आई है। नहीं, माली आया था। सबकी आंखों में आंसू आए, सब वापस चली गई, निराश, हताश। कुछ ऐसे ही होते हैं वृद्धाश्रम। गेट खटकता है, सबकी निगाहें बाहर चली जाती हैं। आप इसे कैसे देखती हैं? और ऐसी स्थिति में उन तमाम महिलाओं की काउंसलिंग कितनी जरूरी होती है कि उनको स्वावलंबी बनना है, फिर से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी है और खुश होके शुरू करनी है। अगर तुम कोई दुख भरी कहानी सुनना चाहती हो, वो तो मैं नहीं सुनाऊंगी। हमने अपना आश्रम खोला था क्योंकि हमने जब अपने बेटे की शादी करी थी तो भाभी ने कहा था हम पापा अम्मा को छोड़ के नहीं आएंगे 7 दिन के लिए, तो 3 दिन हम आएंगे, 3 दिन ही आएंगे। और हमने सोचा कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ 7 दिन के लिए तो छोड़ सकते ना पापा अम्मा को, नहीं आ सकते वो देहरादून से दिल्ली, तो कहीं छोड़ने की जगह होनी चाहिए। तो भाभी हमारी रियल इंस्पिरेशन रही है कि ऐसी जगह जहाँ पे आप 3 दिन 4 दिन के लिए छोड़ो, आपको अपने बच्चों का साथ भी निभाना है और आपको अपने माँ बाप का साथ भी निभाना है। आपके बेटे का ग्रेजुएशन बाहर हो रहा है, मिशिगन में हो रहा है सपोजिंग, आपको वहाँ भी जाना है और अपने ससुर को भी देखना है जो कि शायद कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रस्त हों या शायद अकेले हों और सास ना हो। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमने पंचवटी खोला है और पंचवटी इंडिया का पहला ऐसी जगह है जहाँ पे 3-4 दिन के लिए भी आप छोड़ सकते हो और टेम्पररी स्टे कर सकते हो। और हम अपने गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि ऐसी जगह खोलनी चाहिए जिससे कि सबको खुशी मिले, आराम मिले, सब अपना काम ठीक से कर पाए। हमारा डे केयर सेंटर भी इसीलिए चलता है कि आपको अगर ऑफिस जाना है और घर में अपने बड़ों की चिंता है तो आप कुछ दिन के लिए वहाँ छोड़ दो, या फिर आप सुबह के शाम तक के लिए छोड़ दो, ऑफिस से आते वक्त उनको लेके घर चले जाओ। तो ये सॉब स्टोरी तो हमारे यहाँ कोई नहीं है। हम लोग बहुत खुशी से रहते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत हंसते खेलते हैं, बहुत गाने गाते हैं, बहुत वॉलंटियर्स आते हैं और तुम्हारे जैसे यंग लोगों को देख के हम लोग को बहुत खुशी होती है। तो यूनिवर्सिटी के बहुत बच्चे आते हैं और इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर कोई ऐसी जगह होनी चाहिए तो सेंट्रली लोकेटेड होनी चाहिए, किसी दूर जगह में जहाँ पे बहुत सारा हरी भरी खेती हारी हो रही है। हमें क्या करना है, खेत वेत देख के हमें लोग दिखने चाहिए, हमें अच्छी तुम्हारे जैसी सुंदर शक्लें दिखनी चाहिए, हमें यंग पीपल दिखने चाहिए, हमें कम्युनिकेशन चाहिए और हमें सुकून चाहिए, डिस्टर्बेंस भी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ करने के लिए हमने पंचवटी खोला है। आप सबको हम फिर से इनवाइट करते हैं, कुछ लोग तो आप लोग आ चुके हो, फिर से इनवाइट करते हैं, आइए देखिए। हमारे यहाँ कोई रोने धोने वाली कहानी नहीं है, कोई किसी को छोड़ के नहीं जाता, सब बहुत खुश हैं। और जब बच्चे छोड़ते हैं अपने पेरेंट्स को या पेरेंट को, नॉर्मली सिंगल पेरेंट को ही छोड़ते हैं, तो इस भरोसे पे छोड़ते हैं कि हम यूएस जा रहे हैं, नीलम है यहाँ पे, देख लेगी और अगर हमें कोई डिसीजन लेना होगा उनकी हेल्थ के बारे में तो ले लेगी। वो वेट नहीं करेगी कि हमें फ़ोन करे या हम आएँ और तब अस्पताल लेके जाएं, वो देख लेगी इस भरोसे पे। और हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो हम उनका परिवार हैं और उनको हम कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा रहेंगे साथ में। क्या बिल्कुल, वो आपका परिवार है, आप उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। तो एक किसी को ये भरोसा दिलाना कि हम हमेशा हैं, आपके लिए हैं और हमेशा रहेंगे आपके साथ, ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि विश्वास के भरोसे हम अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। लेकिन एक उम्र का एक आंकड़ा होता है, कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर। एक एज का एक नंबर ये नहीं बता सकता कि आप जिंदगी में कब क्या कर सकते हो। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं
जो शायद अपनी जिंदगी में जिन्होंने एक ऐसे काम से शुरुआत की जिससे उन्होंने अपने परिवार का पेट पाला, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके बाद थम गई। अगर परिवार ने, बच्चों ने उन्हें छोड़ा तो एक बार उन्होंने फिर से रीस्टार्ट किया और उन्होंने ये करके दिखाया कि मेरा हौसला, मेरा जज्बा मेरे साथ है और उम्र कुछ नहीं मायने रखती अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो आज हमारे साथ बहुत सी माएँ आई हैं यहाँ पर, तो आइए आपसे ही जानती हूँ मैं आपकी कहानी, आपकी जुबानी, आपके साथ जुड़े हुए कुछ किस्से या आपके कुछ सवाल जो आप यहाँ रखना चाहें या कुछ ऐसी सिचुएशंस जो आप हमसे साझा करना चाहें। जी इन्होंने बताया कि हम लोग सब हंसी खुशी रहते हैं, खेलते हैं, गाने गाते हैं, लेकिन कुछ आप में ऐसी लोग भी होते होंगे जिनको अंदर से बहुत दुख होंगे, हो सकता है ना? तो वो मेंटली तो आपके साथ खुश नहीं रह पा रहे होंगे ना, ठीक है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं तो हर सिचुएशन में खुश ही रहती हूँ। मेरे में ये है कि मेरा एक ही बेटा है और वो भी अब्रॉड में है, लेकिन हमें कोई अकेलापन नहीं लगता। मैंने NGO ज्वाइन कर रखी है, RWO ज्वाइन कर रखी है, प्लस ये सीनियर सिटीजन सेंटर ज्वाइन कर रखा है, प्लस मैक्स में इधर उधर जो भी प्रोग्राम होते हैं मैं उसमें हमेशा बिजी रहती हूँ और हंसी खुशी सबके साथ एंजॉय करती हूँ। जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन एक सवाल उन्होंने आपसे किया कि मानसिक रूप से वो कहीं ना कहीं दुखी होते होंगे जो शायद आपसे साझा नहीं कर पाते, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? ज़रूर दुखी होते हैं, ऐसे तो नहीं कह सकते कि कोई माँ अपने बच्चों को मिस नहीं करती हो। ज़रूर दुखी होते हैं, हमको उनके दुख में हाथ बटाना होता है बस। आई थिंक जिसको कहते हैं ना जादू की जफ्फी, जी, अगर आप प्यार से गले लगो तो वो भी ठीक हो जाता है और आपके जैसे लोग अगर आए तो भी ठीक हो जाता है। सबसे पहले अपना शरीर है तो सब कुछ है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। जी, कि हम जानते हैं ये शरीर मिला है हमको और वो ये शरीर एक दिन नाशवान है तो चला जाएगा। तो जब तक हम बच्चों के साथ रहें, खुश खुद भी रहें और बच्चों को भी खुश रखें, उसका कारण एक ही है कि बच्चे जो भी हमको कुछ कह रहे हैं वो, हालांकि हम लोगों को किसी तरह की कोई बात में टोकते नहीं है। हम कहीं भी सत्संग जाते हैं, कहीं भी रिक्रिएशन सेंटर पे जाते हैं या किसी भी सत्संग में बाहर जाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं GR गुप्ता जी के साथ, तो वो कभी हमको टोकते ही नहीं है किसी बात के लिए। तो हमको उनको क्यों टोके? तुम इस समय उठो, इस समय खाओ, इस समय पियो, इस समय ये नाश्ता करो, इस समय तुम ये कपड़े पहनो। हम जो टोका टाकी करते हैं तो इससे वो हमको नाराज़ होते हैं। तो हम ना टोका टाकी करें बच्चों के लिए। अगर वो नाश्ता समय पर नहीं कर रहे हैं या नहा नहीं रहे हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हैं, तो क्यों टोका टाकी करें? उसका कारण केवल हम ही हैं। हम अपने को दुखी करते हैं और दूसरों को टोका टाकी करते हैं। फिर कहते हैं बच्चे ये कहते हैं, बच्चे कुछ नहीं कहते हैं। बच्चे चाहते हैं सब खुश रहें, सब शांत रहें, वो हमको ना टोका टाकी करें ना हम उनके जीवन में टोका टाकी करें। तो अगर वो हमको 2-4 बार कह भी लेते हैं तो शांत होकर के उनकी बातें सुन लो और किसी से शिकायत मत करो। शिकायत करना हमारा धर्म नहीं है। इस उम्र में अगर हम शिकायत कर रहे हैं तो हम सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी को 23 इयर्स हो गए हैं, वो भी मेरे साल है। मैंने कभी उनको किसी काम के लिए मना नहीं करा, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा। हम कोऑपरेट करके चल रहे हैं और वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। छोटे वाले को 15 साल हो गए हैं, वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। मेरे बच्चे बहुत नाइस है। मैं कहती भगवान सबको ऐसे बच्चे दे, ऐसी बहुएं दे, जिससे घर स्वस्थ रहे, खुश रहे, हम भी खुश रहे, वो भी खुश रहे। जी, बहुत बढ़िया। जी मैम। दरअसल पहले जो था, आज से काफ़ी साल पहले जो हमारे माँ बाप दादा दादी उस समय की मैं बात करती हूँ, तब संयुक्त परिवार सिस्टम था। उसमें अमीर भाई, गरीब भाई, अच्छी बहू, विधवा बहू, बेटे बेटियां, बच्चे पोते पोतियां सब मिलके रहते थे। समाज उस समय भी गरीब था क्योंकि ज़्यादातर लोग पढ़े हुए नहीं थे। उस समय इंसान जो था ज़्यादातर खेती बाड़ी पर निर्भर करता था। आज का समय ये है कि हर लड़की हर लड़का कमाने के लिए निकल जाता है। सच्चाई ये है कि वे जब विदेश जाते हैं अपने माँ बाप को पैसे तो भेज देते हैं, फ़ोन पे बात तो ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन रात के समय अगर माँ बाप को कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार है वृद्ध आश्रम। वृद्ध आश्रम में मैंने ये भी देखा, एक बार मैंने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना था। मैंने अपनी एक सहेली से बात की कि चलो इस बार हम होटल में फलाने में चलते हैं और उसमें हम 8-10 बैठते हैं और खाना खाते हैं। उसने कहा वीना आप ये गलत काम कर रही हैं। मैंने कहा क्यों?
कहती नहीं, इससे अच्छा एक मैं आपको वृद्ध आश्रम दिखाती हूँ। उस समय मैंने पहली बार सुना ये वृद्ध आश्रम भी एक चीज़ होती है, ये भी एक जगह है। अच्छा। वो मुझे लेके गई, मुझे बहुत अजीब लगा। जिनके हाथ पैर लड़खड़ा रहे हैं, जिससे प्लेट उठाई नहीं जा रही, जिससे दवाई का डब्बा नहीं खोला जा रहा, जिससे अपनी चादर ठीक नहीं की जा रही, वो आदमी यहाँ बैठा हुआ है और उसके बच्चे विदेश में बैठे हुए हैं। मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैंने उन लोगों से हर एक से मिली, एक कमरे में गई, मैं एक कमरे के हाल देखा मैंने। कुछ बाथरूम और कुछ कमरे ठीक ठाक थे, कुछ एक बेकार थे। सच्चाई यही है, कुछ एक ठीक ठाक थे, कुछ एक वृद्ध लोग बिस्किट खा रहे थे, कुछ पानी पी रहे थे, कुछ मुझसे कुछ कह रहे थे, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही थी वो क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आई उनकी भाषा। ऐसी जगह को देखकर मेरा मन बड़ा विचलित हुआ कि इंसान जब दुनिया में आता है, क्या बहू बेटे उसके पैसे, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो चीज़ें हैं जो उसने कमाया इस समय तक, 80 साल या 70 साल या 75 साल तक, उस इंसान ने जो कुछ कमाया, जो कुछ बिजनेस किया, क्या उसका बच्चे की निगाह या उसकी बहू बेटे की निगाह उसकी प्रॉपर्टी और उसके पैसे पर ही है? उसकी बाकी उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो कितने साल और जिएगा? अगर एक 75 साल का आदमी वृद्ध आश्रम में बैठा है, उसकी बाकी उम्र कितनी है? ये सोचा जाना चाहिए। और आज के समय में जब इंसान पढ़ लिख गया और चंद्रमा तक चल रहा है और ऊपर कहाँ रेडार बना रहा है और ड्रोन से हम रिकवरी कर लेते हैं, चीज़ों को देख लेते हैं आसमान पे चढ़कर, तो वो बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के लिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत दुखदायी स्थिति है। मैंने वहाँ से महसूस किया कि हमारे वृद्ध आश्रम, जब इंसान लाचार हो जाता है तो उसको दुनिया में इस तरह से धक्के मिलते हैं, इस तरह से उसके साथ अन्याय होता है। और बाद में जब वो चला जाता है तो उसके बहू बेटियां उसकी प्रॉपर्टी और उसके पैसे, उसके सोने चांदी पे हड़पने के लिए निगाहें आ जाती हैं। और वो 10-15 दिन की सेरेमनी या जो भी वो होता है उसका क्रियाकलाप करने के बाद वो सब बैठ जाते हैं एक अड्डा बना के, इसमें इतना हिस्सा मेरा है और इतना हिस्सा तेरा है। फिर वो आपस में लड़ते रहते। सच्चाई तो यही है। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूँगी जी। जैसा अभी मैंने दोनों तीनों की बात सुनी और ये सच्चाई है जो आपने कहा, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। क्योंकि मैं पिछले 2 साल से वृद्धाश्रम चला रही हूँ और या तो वृद्धाश्रम वो हैं जो इन सब चीज़ों को मेंटेन कर पाते हैं, जो पेड बेस पे चलते हैं, और जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं वो उनके लिए एक अच्छा अमाउंट देते हैं और उसको वो मेंटेन कर पाते हैं। कुछ वृद्धाश्रम ऐसे हैं जो फ्री में चलते हैं और वो सिर्फ दान के भरोसे चलते हैं। तो हमें इस तरफ सरकार का ध्यान भी लाना पड़ेगा और हमारे और लोगों का भी ध्यान लाना पड़ेगा जो संपन्न लोग हैं। उनकी प्रॉब्लम क्या होती है? बुजुर्गों की प्रॉब्लम क्या है? उनकी प्रॉब्लम पैसा नहीं है, उनको पैसा नहीं चाहिए। उनकी प्रॉब्लम है कि उनकी बात कोई सुनने वाला हो। उनको ये प्रॉब्लम है कि आज उनको आलू पूड़ी खानी है तो कोई बना के देने वाला हो। उनकी ये प्रॉब्लम है, ये सच्चाई है मैम। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम का परिसर एक हो जाए? मैं बता रही हूँ। तो वृद्धों को ना ईगो इंटीग्रिटी के लिए बच्चों को कहानियां सुनाना, विजडम कोशेंट एक चीज है, मैं उस चीज प्रज्ञा कोश और एक एनर्जी कोश। उनके पास एनर्जी का कोश है और वृद्धों के पास पूरे जीवन का अनुभव है। देखिए अगर हम दोनों को कनेक्ट करते हैं, और हमारे यहाँ तो वानप्रस्थ की जो अवधारणा है, बिल्कुल वानप्रस्थ में तो पूरा समाज हमारा परिवार हो जाता है। सिर्फ रक्त संबंध से और यौन संबंध से परिवार नहीं बनते, आत्मा के रिश्तों से परिवार बनते हैं। खासकर वानप्रस्थ के बाद तो अवधारणा ही है कि हमने जिसको प्यार किया वो हमारा अपना है और जिसके लिए हम उपयोगी हैं। जिस ईगो इंटीग्रिटी की बात हो रही थी कि भुजिया ही बना दी एक बच्ची ने, किसी माँ ने, तो उसको लगता है मेरी उपादेयता है। वृद्धों को, वृद्ध बेचारा कोई लाइन में लग के कहीं से दूध ही ले आया, तो ये उपयोगिता जो है वो बच्चों के साथ रहते हुए वृद्धों के मन में बहुत अच्छे से होती। देखिए मैं इसी बात पे मैम ये बात मैं हमेशा मैं भी कई मंचों पे कहती आई हूँ और आपने बहुत ही अच्छे सजेशन दी है। क्योंकि दरअसल हम ये कहते हैं कि सूनापन दूर कैसे होगा? सूनापन दूर होगा अपनेपन से, और अपनापन तब होगा जब जिनके पास साया नहीं है उन्हें साया मिलेगा। शायद उन बच्चों को दादियों की कहानियां मिलेंगी और उन दादी और दादाओं को वो बच्चे मिलेंगे जो शायद वो जिस घर से महरूम हो रहे हैं उन्हें वो बच्चे मिलेंगे। बहुत अच्छी बात कह रही हैं, जिस
सपना है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ भी काम करती हूँ, मैं जी। उसी बात पे आ रही हूँ। जी। मैं पिछले 30 साल से बच्चों के साथ ही काम कर रही हूँ और मैं प्ले स्कूल और अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए भी काम करती हूँ। ये मेरा सपना है कि मैं एक ऐसा ओल्ड एज होम बनाऊं जहाँ पे अनाथ आश्रम और सीनियर सिटीजन दोनों साथ हो, लेकिन उसके लिए किसी को आगे तो आना पड़ेगा। मैं जवाब दूं? जी। एक ये हम लोग का एसोसिएशन ऑफ सीनियर लिविंग इंडिया बना है, जो जी। पैन इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, जी। जिसमें हम लोग पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और हम लोगों ने अभी तक देखा है कि ओल्ड एज होम्स के लिए कोई पॉलिसी है है नहीं, ही नहीं। किसी चीज़ का अप्रूवल नहीं चाहिए आपको। बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का जो मेन अप्रूवल होता है वही चाहिए होता है। इसके ऊपर हम लोग ने पॉलिसी बना के गवर्नमेंट को दी है, मगर अगर आप बच्चों को एल्डर पीपल के साथ रखोगे तो ऑर्फनेजेस की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं जो कि नॉर्मल इंसान को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। ये होम ऑलरेडी चल रहा था अनुपमा जी, जहाँ पे कि बच्चे और एल्डर साथ रखे थे, कोई बाहर से आए थे, उन्होंने चलाया था, कई साल चला। मगर अगर आपको याद होगा 2018-19 के टाइम, इट वाज 2019, जब नशा मुक्ति केंद्र में किसी में कोई प्रॉब्लम हुई थी और सारे ओल्ड एज होम्स सब जगह बंद करने की बात चल रही थी, उस समय दे हैड टू क्लोज इट डाउन, क्योंकि हम लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए बनाए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि उनका किसी तरह से अब्यूज़ नहीं हो। अभी हम लोग नशा मुक्ति केंद्र पे भी नहीं पहुँचे हैं जो हमें पहुँचना चाहिए, और हम लोग एल्डर केयर पे भी नहीं पहुँचे हैं। अभी हम लोग पहुँचेंगे। अभी तुम्हारी लाइफ टाइम में तो डॉक्टर साहब होने नहीं वाला है, इसलिए रुक जाओ तुम। अभी इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जो पॉलिसीज बनाई है वो हम लोग वेट कर रहे हैं। जो पॉलिसी बनाई है वो बहुत मुश्किल है। उस पॉलिसी को जो कि हम ही लोगों ने दी है, उसको अप्रूव करने के चक्कर में बहुत सारे होम्स बंद हो जाएंगे, और अगर बंद हो जाएंगे तो वो वृद्ध कहाँ जाएंगे? ये हम लोग को ये बहुत बड़ी समस्या है, और ये इतनी जल्दी इस चीज़ का डिसीजन नहीं लिया जा सकता। इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग, और हम लोग को बहुत सोच समझ के इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। आई हैड टू से दिस बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। और जहाँ तक CSR की बात है, तो 2012 से हमने ये, हमारे मैथ्यू चेरियन हैं जो हमारे गुरु रहे हैं, हेल्पेज के CEO थे वो, तब से हम कोशिश कर रहे हैं कि CSR में इंक्लूड कर लिया जाए एल्डर केयर, और 2014 में जाके हमारा ये सपना साकार हुआ है। और हम ये भी चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हम लोग जहाँ हैं वहीं वृद्ध हों, और जहाँ हैं मतलब एज इन प्लेस, जैसे हम आप लोग सबसे भी बात कर रहे थे कि अगर हम लोग जहाँ हैं वहाँ पे अगर हमारी सेफ्टी है, अगर हमारा परिवार है, परिवार नहीं है तो हमारे फ्रेंड्स एंड नेबर्स हैं, फ्रेंड्स एंड नेबर्स नहीं हैं तो पुलिस है, गवर्नमेंट है, कोई ना कोई हम लोग को अगर हमारा ध्यान कर रहा है तो हमें अपने घर से उखड़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी को नहीं अच्छा लगता अपना घर छोड़ के कहीं जाना, मगर कोई अगर अकेला रह रहा हो, आज के हालात ऐसे नहीं हैं कि उसको अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि बहुत कस के उसके ऊपर किसी भी तरह का अब्यूज़ हो सकता है और जान भी जा सकती है। तो ऐसे लोगों को हम अपील करते हैं कि आप लोग, कुछ लोग इकट्ठे रह लो, 4 दोस्त मिलके एक घर में रह जाओ, या कुछ सहायता के लिए कुछ यंग पीपल को अपने साथ रख लो जो कहीं नौकरी कर रहे हो, उनको रहने की जगह मिल जाएगी, आपको हेल्प मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जगह ढूंढ रहे हैं रहने की, लेकिन तो हम लोग ये पेइंग गेस्ट जैसे लोग नहीं पे करो ना, किस लिए पे करना है? आप अपने 4 बेडरूम के घर में रह रहे हो। के ऊपर जो, जब हमारे बच्चे जिन बच्चों को पाला पोसा और इतना बड़ा किया, जब वो हमारे साथ रह के कंफर्टेबल नहीं, वो हमारी नहीं कर पा रहे, तो जो पेइंग गेस्ट हैं बिल्कुल उनके ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल ये है, मगर हमने, और मैं बहुत दूर की बात, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि जैसे मैम ने बोला, इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि शायद हम, ये इतना आसान भी नहीं है जैसे मैम ने बोला कि ऑर्फन एज और सीनियर सिटीजन को एक साथ कर दिया जाए, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी सीनियर सिटीजन होम में होती हैं, और जो मेल वहाँ आते हैं सीनियर सिटीजन में रहने के लिए, उनका हमें बैकग्राउंड नहीं पता, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं,
और अगर वहाँ पे हम मेल और बच्चों को और सीनियर सिटीजन को एक साथ रखते हैं और वहाँ पे जो चैलेंजेस आएंगे, जो परेशानियाँ आएंगी, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए बहुत बड़ी स्टडी है कि उन बच्चों को कैसे सेव किया जाए। बिल्कुल उनके ठीक, साथ। बिल्कुल ठीक। लेकिन वापस मैं आ रही हूँ, हमारे बीच जितनी माताएं आज यहाँ मौजूद हैं, कि आप अपनी आप बीती हमसे साझा कर रही हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप हमसे साझा करना चाहती हैं, हमें बताना चाहती हैं। आपकी लाइफ में एक यू टर्न कब आया, एक टर्निंग पॉइंट कब आया, या मैं कहूँ कि एक ऐसा मोड़ जहाँ से आपकी जिंदगी बदली? कोई ऐसी कहानी आप हमसे साझा करना चाहें। बुजुर्ग भी अपने को इग्नोर नहीं फील करते थे, बच्चों को बड़ों का साथ चाहिए होता था, बच्चों को बड़े का, वो एक हमारा बड़ा अच्छा कंसेप्ट था, खास तौर से भारतवर्ष में। लेकिन आज की डेट में जो लड़कियां हैं वो भी वर्किंग हो गई हैं, वो भी घर से बाहर निकलती हैं, और यूथ को तो बाहर जाना ही है अर्निंग करने के लिए। लेकिन हमारा जो ये सांझ इस समय जीवन की शाम है, उस समय हम उनको बांध के नहीं रख सकते। यंगस्टर्स का भी दायित्व बनता है कि वो अपने बुजुर्गों को देखें, लेकिन हम ये यदि चाहें कि वो हमें हर समय देखें, जो यंग एज में जो हमारा एक बच्चों के साथ बाउंडिंग थी, वो जब टाइम के साथ वो चेंज हो जाती है। लेकिन यदि हम उनके साथ एक कम्युनिकेशन बना के रखते हैं, यदि बच्चे दूर रह कर के भी उनको, पेरेंट्स को दूर रह के भी उनकी ज़रूरत के लिए ये एटलीस्ट अंदर से ये भरोसा हो कि यदि हम कभी किसी मुसीबत में होंगे या हमें हमारे बच्चों की ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर हमारे पास आ जाएंगे। तो ये जो एक भरोसा होता है वो आपको एक अंदर से बहुत ज़्यादा हौसला देता है और आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम बुज़ुर्गों का भी थोड़ा सा सोचने का एक तरीका बदलना चाहिए। वो ये कि हम धीरे धीरे हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, लेकिन आज हम जिस परिस्थिति में भी हैं, हम लोग जो हम लाइफ में अपने बच्चों को पालने के लिए नहीं कर पाए, हमारे पास समय की कमी होती थी, तो हम अपना, जिसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है वो म्यूज़िक में जाए, जिसका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है जहाँ वो अपना टाइम स्पेंड करे और अपने को बिज़ी रखे, तो आपको फालतू बच्चों के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलेगा। आप ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे अपनी लाइफ में, और पॉजिटिव रहना ही लाइफ में। मैं अभी रिसेंटली बताती हूँ, हम लोग 36 लोग जो थे, हम लोग अभी बनारस और गया वहाँ सब हम लोग घूम के आए, जिसमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जो कभी मतलब अपने घर से और हॉस्पिटल तक भी शायद ना जाना चाहें, उनके बच्चे उनको वो वहाँ नहीं ले जा सकते क्योंकि उनकी अपनी प्रायोरिटी है, डिफरेंट है। तो हमें अपना एक ऐसा सर्कल देखना चाहिए जहाँ हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें और बच्चों के लिए हम बोझ ना बने। और बच्चों की जिम्मेदारी है कि अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट, यदि आप नहीं आ सकते, हफ्ते में नहीं आ सकते, लेकिन आप कम्युनिकेट करते रहिए, उनको ये हौसला ज़रूर दिलाते रहिए कि हम आपके साथ हैं। यदि आप अच्छे से आप रह रहे हैं तो ठीक है, हम भी अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं और आप भी अपनी लाइफ लीड करिए। तो और जितना भी हो, हमें एक दूसरे की, हम उम्र के साथ, देखिए बच्चों का एक ग्रुप होता है, तब वो अपने बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उस ग्रुप में एंजॉय करते हैं, यंगस्टर्स अपने उसमें, और हमारी जो अब ये एज है, तो हमें अपने साथ के लोगों के साथ ही अपना सर्कल बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना चाहिए, जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए और अपने शौक पूरे करने चाहिए। बिल्कुल, शौक पूरे करने चाहिए और अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए बचपन से कि वो हमारी इज्जत करें, और बच्चे जैसे परिवार में सब मिल के बैठ के खाना खाएं, एक साथ पूजा करें एक साथ। हम बच्चों को देखते ही नहीं, बच्चे अपने रूम में बैठे रहते हैं, लैपटॉप चलाते रहते हैं, आईफोन चलाते रहते हैं, और बच्चे इकट्ठा होना नहीं चाहते। तो हम पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है कि उनके रूम में से निकाल के उनको सबको इकट्ठा, एक हफ्ते में एक दिन तो बैठ ही सकते हैं ना, सैटरडे या संडे में, उनके साथ टेबल पे अपना डिस्कशन करें घर का सारा, और बच्चों को बचपन से ही ऐसे तैयार किया जाए कि वो रिस्पेक्ट करें आगे बड़ों की। बहरहाल ये कैसी उदासी है जो खत्म नहीं होती, ये कैसी कहानी है जो जज्ब नहीं होती, ये कैसा अंधेरा है जो छाटे नहीं छटता, ये कैसा दर्द है जो बांटे नहीं बढ़ता, ये कैसा वक्त है जो काटे नहीं कटता। जी हाँ, बात वक्त की हो रही है, बात सूनेपन की हो रही है, बात सांझ की हो रही है, और हमारे साथ साझा कर रही है अपनी कहानियां। जी बताइए मैम, आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए भी बहुत कुछ है, महिलाएं आपस में बैठ के, और इतने कार्यक्रम हैं, इतने देश की सेवा के लिए भी जा सकते हो आप।
महिलाओं की मदद भी कर सकते हो, बहुत काम है जो आप उसमें बिजी हो सकते हो। तो इसके लिए ये नहीं जिम्मेदार कि बच्चे तो बड़े हुए तो अपने अपने में बिजी तो होंगे ही वो, लेकिन इसके लिए फिर ये भी नहीं है कि भाई हम बच्चों को ही ज्यादा उसकी जिम्मेदार, हमें अपना भी हौसला होना चाहिए कि भाई हम अपने में भी बिजी होने चाहिए। तो बच्चे भी अपने में खुश, हम भी अपने में खुश। अब हम सारे गए थे आगरा, सारी महिलाएं थे, हम सारे गए थे। हम बस में गए लेकिन हम घर भूल गए कि घर में क्या है क्या नहीं। हम खुश सारे, मतलब सारे बैठे हैं, बातें कर रहे, खा रहे, पी रहे, खूब मस्ती करके आए। तो ठीक है, ये सब तो होता ही है, सांझ का सूनापन तो रहता ही है, लेकिन फिर भी अपने में बिजी रहो तो बहुत ठीक रहता है। मेरा नाम शशि नांगिया है। मैं, आप जैसे कह रहे थे अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट, तो ऐसे ज़िंदगी में कभी भी शाम का सूनापन आ तो जाता है, पर उसको दूर करने के लिए हम एक सत्संग ज्वाइन किया। वहाँ पर यही था कि अगर तुम घर वाले अपने छोड़ भी जाएंगे, भाई कल को कोई आपके साथ नहीं रहेगा, बच्चे बड़े होके उड़ जाएंगे अपने अपने, तो पूरी सृष्टि भगवान की कितनी बड़ी है, इन सब से जुड़ो। तो यहाँ तो जनसंख्या बढ़ ही रही है, भारत नंबर 1 हो चुका है। तो हम सबसे अगर मिलके प्यार से रहें तो हमें जिंदगी में कभी भी सांझ का सूनापन नहीं लगेगा। और अगर हम दुखी हो रहे हैं, जाके किसी को हंसाएं, अगर हम हंसेंगे तो अगला भी अपने आप हंसेगा, फिर मैं भी हंसूंगी और हंसते हंसते जिंदगी निकल जाएगी। बिल्कुल। आप में से ऐसा कोई जिसने जिंदगी का कोई ऐसा मोड़ देखा हो जहां घर वालों ने छोड़ा हो और फिर लगा हो कि जिंदगी में अब क्या करेंगे? कभी कोई ऐसा पल किसी की जिंदगी में आया जिससे लगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर उन्होंने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई और अपनी जिंदगी में खुद वो पॉजिटिविटी लाई? बहुत सारे दुख है, अब क्या कहें, इसमें कुछ नहीं कह सकते। बहुत दुख है जिंदगी में, लेकिन मैंने कभी से शेयर नहीं करा कभी अपना दुख। मैंने अपने आप को ही अपने में समझा लिया और अपने जीवन को अपने तरीके से ही जीती हूँ। चाहे घर वाले लड़ते रहे, झगड़ते रहे, बोलते रहे, गालियाँ देते रहे, फिर भी मैं गालियाँ भी सुन के, लड़ाई भी सुन के, मार भी खा के, फिर भी मैं मतलब जीती हूँ। जिंदगी भर तो आदमी घर के लिए करता है, अब बुढ़ापा एक अवसर नहीं है कि थोड़ा सा हमारे भीतर जो विशिष्ट था, हर आदमी के भीतर कुछ खास था जो कि औरतों को मौका ही नहीं मिलता जवानी भर पूरा करने का, तो बुढ़ापे में उसका प्रस्फुटन क्यों नहीं कर सकते? आपने कभी अपने भीतर झांका होगा? आज आप समाज के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, अपने अपने पति के लिए बहुत कुछ किया और अपने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ किया। एक महिला तो सहन शक्ति की मूर्ति होती है, लेकिन क्या आपने अपने कल के लिए कुछ सोचा है? बहुत कड़वा सवाल है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास रहते हैं। मैं कहती हूँ कि हर एक को ना अपने ऊपर ही डिपेंड रहना चाहिए। नहीं, अपने ऊपर डिपेंड तो है। अपने पर डिपेंड ना रहकर भी एक जैसे पॉजिटिव सोच आप लेकर आई हैं, ये बहुत अच्छा है। ये आपने अच्छा संदेश दिया है। बेटी इतनी हेल्प करती, मम्मी अपना डैडी नहीं है तो आप अपनी जिंदगी जियो, है डैडी ने कुछ नहीं, मतलब आप किसी के आगे हाथ नहीं पसारने वाली, अपनी जिंदगी दियो। मैं इतनी ऐसे हो गई थी, 1 साल में तो ऐसे हो गई थी, उसके बाद ये मेरी बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने मुझे ऊपर खड़ा किया। वेरी नाइस। तो बेटियां, मुझे लगता है कि बेटों से बेटियां ज्यादा अच्छी हैं। देखो मेरी बेटियां अकेला नहीं छोड़ती, अभी 6 महीने ले जाती हैं, फिर ले छोड़ जाती आ जाती हूँ मैं। हाँ, तो मुझे सबसे ज्यादा यही होता है, आज बेटा नहीं है तो मैं बेटियों में बहुत अच्छी हूँ। जी बिल्कुल। दिन में जब तक 3-4 बार फोन नहीं कर लेती तब तक उनको चैन नहीं आती, उनके गले से रोटी नहीं निकलती। अब मैं वापस एक बार आती हूँ, साहित्यिक हृदय क्या कहता है, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। ये जो बने हुए परिवार है ना, संघ शक्ति की जो बात हमने कही कि जो आपने परिवार बनाया है, एक तो परिवार आपको मिल गया, एक जो परिवार अभी आप बना रहे हैं वो एक दूसरे को के लिए खड़ा सच्चा संबंध। हम जब यंग रहते हैं, छोटे या युवावस्था तक, इतने काम होते हैं कि सच्चे संबंध विकसित करने का भी स्त्रियों को अवसर नहीं मिलता। हमारी बचपन की बिछड़ी सहेलियां भी दोबारा नहीं मिलती। तो अब जो संबंध आप विकसित कर रही हैं, बहनापे का रिश्ता, जो मीरा ने कहा था अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होए, तो आपके बहनापे की बेल फैल जाएगी। आप फैल रही है। आपने जो संघ शक्ति अभी दिखाई है, वो चाहे अमीर गरीब हो, कोई सवर्ण अवर्ण हो, हिंदू मुसलमान हो, सबकी कटीले बाड़े लांघती हुई जो बहनापे की प्रेम बेल है, उसमें अब आनंद फल लगने का समय यही समय होता है।
जब सारी जिम्मेदारियां घरेलू निबट गईं, भली भाई मेरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी। अब ये समय है कि भीतर का दीपक जले। अब ये समय है कि भीतर देखें कि आप में ऐसा क्या था जो आपने वो दिया हमेशा ही कहीं छुपा के रखा। अब वो समय है कि वो अपना गड़ा खजाना आप सामने लाइए। अब वो समय है जो आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। मैं सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रही जिसके ये लोग विशेषज्ञ हैं, मैं अपने सद्गुण कोश के इन्वेस्टमेंट की बात कह रही हूँ। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं साहित्य की तरफ से आपसे बात कर रही हूँ। आपके भीतर जो इतनी निधियां छुपी हैं, इतना गुण है, सद्गुणों का कोश। लज्जा भी है तो औरत का ही धन है, धीरज भी है तो औरत का धन है। सारे सद्गुण दो कोश तो स्त्रियों के पास हैं, और सचमुच का जो धन है वो पुरुषों के पास है, जैसा इन्होंने कहा। तो ये मिट्टी का धन तो है ना। वो अमीर खुसरो कहते हैं बाबुल कि भैया को दीनी महिला दुमहिला, हमका दीनी परदेस रे। तो हमको परदेस ही दिया तो चलो कोई नहीं, हमारे भीतर जो लज्जा का धन है, या धीरज का, या बहनापे का, या प्रेम का, जो हम में है, ये हम में गिवन है। ये धन हमसे कोई नहीं छीन सकता। विद्या का धन जैसे कोई नहीं छीन सकता। आप में जो गाना गा सकता है, कोई नाच सकता है, कोई एक दूसरे को गले लगा सकता है जैसे आप किसी के संकट में लगा लेती हैं। ये कितने बड़े गुण हैं। तो आपको उसको इन्वेस्ट करना है कि पैसे इन्वेस्ट नहीं होते, वो भी होते हैं और करेंगे, बताएंगे कैसे होते, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इस बीमा की बात कर रही हूँ जो साहित्य। आप पढ़िए ना, आज मैं आपको संकल्प लेके जाती हूँ कि जैसे आप लोगों के जो भी संग शक्ति से आपने बहनापे के प्रेम बेच, मैं जितने भी साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं ना, कहानी कहने का, कविता कहने का, पेंटिंग का, गाने का, सबकी टोलियां लेके ऐसी जगहों में आऊंगी। मैं आपको भरोसा देती हूँ। आज के दिन आपने मुझे मौका दिया। बहुत कार्यक्रम होते हैं और वो आपके सामने, आप जिस तरह से भी अपने इन नए युवावस्था में भी बहुत बिखराव है, बहुत दुख है, तो अब जीने का वक्त है। बिल्कुल, अब जीने का वक्त है और अब जीना है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने लिए जीने का अब वक्त आया। अभी तक तो आपने सारी इच्छाएं अपनी ताक पे रख दी। बिल्कुल, अब परिवार से बाहर जो परिवार बनाएंगी वही आपके लिए खड़ा होगा जब मुसीबत आए। बहुत बढ़िया जी। आखिरी बात मैं लूंगी आपसे, जी बताइए। अभी जिंदगी में अकेला रहा नहीं है, आगे भी नहीं रहूंगी। ये प्रोग्राम देख के मेरे को विश्वास हो गया, कभी अकेलापन महसूस नहीं करूंगी। यही मेरा दुआ है। बिल्कुल, यहाँ से आप बिल्कुल ये विश्वास लेकर जाइए, क्योंकि जब हम कहते हैं कि अपना आसमान है तो अपने आसमान में हम सबका एक जहान है और हम सबकी अपनी उड़ान है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी आप इनको माइक दीजिए। आसमां में पीछे माँ जुड़ा हुआ और हम सब माए हैं। बिल्कुल, आसमां में चिड़ियों का दल जो है ना, पूरा चंबा एक साथ उड़ता है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, आपने कहा आसमां में माँ जुड़ा हुआ है और हम सब माए हैं। मैम, माँ के बिना तो इस सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो हम कैसे जी, आसमां में आस भी है भी, तो माँ को आस है और हम सबका एक विश्वास है कि खुशी जो है वो हमारी जिंदगी में निरंतर रहेगी। हम यूं ही आगे बढ़ते जाएंगे और ये भूल जाएंगे कि उम्र का कौन सा पड़ाव है, क्योंकि अगर हमने ठान लिया कि हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे और खुशियां हमसे कोई नहीं छीन सकता, तो कोई नहीं छीन पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। ये जी जी बिल्कुल। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैम, क्योंकि एक परंपरा है और हम ये कहते हैं कि जिंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है, और दरअसल ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाली महिलाएं होती हैं, क्योंकि वही असल जिंदगी में रंग भरती हैं, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, मित्र के रूप में। तो इस खूबसूरत सी जिंदगी के नाम में आपका एक खूबसूरत सा संदेश। जीवन के जब सांझ आती है ना, तभी आसमान रंगीन होता है, बहुत रंगीन। और चिड़िया घर लौटती हुई एक साथ पर से पर जोड़ कर लौटती हैं।
आपने पंचतंत्र की वो कहानी सुनी होगी, जब चिड़िया जो जाल में फंस गई थी पूरी की पूरी और जाल समेत उड़ गई थी, और कहीं ना कहीं जाल समेत उड़ती हुई हम सब इस नए आसमान में होंगे। क्या बात है जी मैम, आपका एक संदेश इस खूबसूरत सी जिंदगी के नाम। मैं यही कहूँगी, जैसे मैम ने कहा कि जब सांझ होती है तो आसमान बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, तो हमने अभी तक अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों के लिए जिया है। हमारे ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले हस्बैंड के लिए, फिर बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और बच्चों की शादी तक हमने अपनी सारी जिम्मेवारियां निभा दी। लेकिन अब जो बची हुई ज़िंदगी है अपने लिए जीनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। उस पर सिर्फ हमारा अधिकार है, किसी का अधिकार नहीं है। हमें अपने कल के लिए ज़रूर सोचना है, उसके लिए बचा के रखना है। और जैसे मैंने कहा कि धनी नहीं, आप किसी भी ऐसी संस्था के साथ जुड़ जाइए जो आप उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। मैं खुद कभी टाइम मिलेगा तो मैं अपनी लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए जहां औरतें टूट जाती हैं, जहां जीना छोड़ देती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, लेकिन मैंने वहां से अपने ज़िंदगी को शुरू किया। तो नई शुरुआत करने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ जज्बा चाहिए होता है। बहुत बढ़िया। तो आप कहीं से भी अपनी शुरुआत कर सकती हैं। अपने कल को ज़रूर संभाल के रखिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे पास आते हैं जहां हम देखते हैं कि माएँ सिर्फ इमोशनल होकर अपना सब कुछ खो बैठती हैं। तो वहाँ आपको अपने बच्चों के हाथों इमोशनल नहीं होना है, वहाँ आपको अपने आप को मजबूत बनाकर। बिल्कुल, जिए जिंदा दिली के साथ। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी? हम कहते हैं हम भी अपने उसी पड़ाव पे हैं जैसे आप लोग हैं, और हमें लगता है कि दिल में अगर प्यार हो तो किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होती। तो हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग सबसे कि अपना दिल बड़ा करके दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा मान लीजिए, जिससे कि वो बच्चे भी दूसरे की माँ को अपना मान सके। आपको ये हम विश करते हैं कि हमारे आज आंकड़े अगर आप देखें तो 50% एल्डर केयर में देखा जाता है कि 50% लोग जो हैं वो मानसिक तनाव से पीड़ित हैं, और वो केवल इसलिए हैं कि उनके पास आप जैसे दोस्त नहीं हैं। तो किसी का भी हाथ पकड़िए, किसी के से साथ दोस्ती करिए, बहुत सारा प्यार करिए, और यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, पकड़ रही है ना हाथ, ये इम्पॉर्टेंट है, बस और कुछ नहीं है, प्यार करिए। जी, 60 से ऊपर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, उसको सीनियर सिटीजन कहा जाता है, वरिष्ठ जन कहा जाता है, वरिष्ठ नागरिक रादर कहा जाता है। तो मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूँगी, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, लिव एंड लेट अदर लिव। बहुत बढ़िया। और अपने खाली समय को आप फालतू की नकारात्मक चीज़ों में समय मत व्यस्त करो। किसी का अध्यात्म में, कीर्तन भजन में मन है तो वहाँ जाइए, खेलने में मन है तो वहाँ जाइए, चुगलियों करने में मन है वहाँ लगाइए, किसी को बेवकूफ़ बनाने में, राजनीति में मन लगता है, वहाँ कुछ भी है, उस समय को पास करिए। आप समय को पास करिए और नकारात्मक विचार मन में मत रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बिल्कुल। और जैसा कि हमारी सभी मेहमानों ने कहा कि हमें ज़िंदगी जीनी है जिंदा दिली के साथ और हाथ पकड़ के रहना है, लेकिन आज के जो कार्यक्रम है इसमें क्योंकि हमारे बीच माएँ भी आई हैं और आसमां माँ के बिना अधूरा है, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी इनसे कि अगर ज़िंदगी खूबसूरत है और इस ज़िंदगी को हमने खूबसूरत बनाया है, तो एक ज़िंदगी के नाम संदेश आप सभी का अगर मैं आप सभी से एक साथ सुनूँ तो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले 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 उड़ले। क्या बात है। ये हम सबकी गोल्डन लाइफ
लाइफ है, हमें इसको एंजॉय करके जीना है। क्या बात है, ये गोल्डन लाइफ है, एंजॉय करके जीना है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। इससे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी तमाम बातें हमसे साझा की, अपने जो भी आप काम कर रही हैं, जिस नेक काम में आप लगी हैं, वो आपने हमसे साझा किए। हम आपके इस काम को प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं और आपके इस जज्बे को भी सलाम करते हैं कि आप उन चेहरों पर खुशी लेकर आ रही हैं जो शायद गुमनामी के साए में कहीं खोए होते, लेकिन आपकी वजह से वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज जो हमारे बीच हमारी खास मेहमान है, हमारे बीच हमारी माएँ हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमूमन यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस आती है, नारी शक्ति आती है, वो अपनी बात बताती है, खुलकर सवाल पूछती है, लेकिन मैं दाग देती हूँ आपके जज्बे का कि आपने अपने दर्द को खुलकर छुपाया। जितनी भी आपने बातें यहाँ रखी, आपने कुछ भी सच नहीं बताया, बस आपने ये कहा कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और हम बिल्कुल सच्चे हैं। बहरहाल फिर भी आप हमारे साथ जुड़ी, इस हंसी के पलों को आपने हमसे साझा किया। हम ये उम्मीद करते हैं और ये दुआ करते हैं कि ये जो हंसी है ये दिल से आपके चेहरे तक हमेशा हमेशा के लिए रहे और आप कभी भी गम में ना हो, हमेशा मुस्कुराएं, निरंतर मुस्कुराती ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। इच्छाओं की उड़ान भरते रहिए। बिल्कुल भरते रहिए उड़ान। और जाने से पहले यही कहना चाहूंगी कि वृद्धाश्रम में मिलने का फर्ज अदा करने आए बेटे को देखकर माँ की आंखों में फिर उत्साह सा भराया, दिल में कहीं बुझा सा उम्मीद का दीपक फिर जलाया। होंठों पे दबी सी मुस्कुराहट लिए उसने दिल की बात कही, बेटे मुझे इस बार घर ले चल, ज्यादा नहीं तो बस 4-6 महीनों के लिए ही सही। बिना लज्जाए बेटे ने जबान से उत्तर का बाण चलाया। बेटे ने माँ की भावनाओं का पल भर में मोल लगाया। माँ घर छोटा है मेरा, घर में जगह की कमी का बहाना बनाया। माँ छलकती सी आंखों से धीमे से मुस्कुराई, बोली बेटे क्या मेरी कोख से भी छोटी जगह है तेरे घर में। इस बात के आगे सब मौन हो गए, सब निशब्द हो गए। और हम तो कहते हैं अपना आसमां भी अधूरा है माँ के बिना। तो माँ को इस आसमां में हमेशा हमेशा के लिए स्थान दें, क्योंकि अगर हमारे घर में हमारे बुजुर्ग होंगे, हमारे बड़े होंगे, तभी वो घर कहलाएगा, वरना मकान तो सिर्फ दीवारों से होते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, खुश रहिए और हमेशा अपने आसमां में उड़ान भरते रहिए। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से